विराम चिन्ह। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। विराम शब्द का सामान्य अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। जब हम किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें अपने विचारों को प्रकट करते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है ताकि हम अपनी बात दूसरों को ठीक प्रकार से समझा सकें। और जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं तो विभिन्न प्रकार के भावों, स्थितियों तथा उतार चढ़ाव को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें किसी वाक्य के बाद कितनी देर रुकना है तथा किसी शब्द पर कितना बल देना है। शब्दों तथा वाक्यों को अलग अलग करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ है पूरा रुकना। प्रश्नवाचक एवं विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रकट करने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक छोटी सी सीधी रेखा। इसके उदाहरण है, मैं खाना खा रहा हूँ, अब तुम आराम करो, वहाँ बाजार नहीं जाएगा, शायद कल मामा जी आएंगे। आपने देखा कि जब हमने कोई भी एक वाक्य बोला तो उसके अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया है। अल्प विराम। बोलते एवं लिखते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग एक ही प्रकार के दो से अधिक शब्दों का प्रयोग करने पर दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए संबोधन शब्द, निषेध सूचक नहीं तथा स्वीकृति सूचक हाँ के बाद इसलिए, किंतु, परंतु, तथापि से प्रारंभ होने वाले उपवाक्यों से पहले माह की तारीख तथा सन के बीच में किया जाता है। जैसे कि फल, सब्जी, अनाज सभी मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। हाँ, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। मैं बीमार हूँ इसलिए तुमसे मिलने ना आ सका। 8 अक्टूबर 2016। आपने देखा कि हमने एक वाक्य के अंदर किस तरह से अल्प विराम का प्रयोग किया है। अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक परंतु पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अब फिर से पढ़ाई में जुट जाओ, इस बार अवश्य सफलता मिलेगी। रवि ने अथक प्रयास किए परंतु सफलता हाथ ना लगी। मोहन एक बेईमान आदमी है, ऐसा सभी कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नसूचक वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आपका नाम क्या है? यह कलम किसकी है? प्रश्नवाचक चिन्ह में हम क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछते हैं और वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष या आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह क्या खुशबू है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, हे भगवान ये क्या हो गया। जब भी इस तरह के भाव हम प्रकट करते हैं तब विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम करेंगे निर्देशक चिन्ह। इसे रेखिका भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। नंबर 1, किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए। जैसे, भीषण गर्मी के कारण संपूर्ण सृष्टि, हम फिर लगाएंगे निर्देशक चिन्ह। मानव, पशु, पक्षी, पेड़, धरती, नदियाँ, तालाब सभी व्याकुल थे। इसके बाद नंबर 2, संवादों, वार्तालापों में नामों के तुरंत बाद। जैसे, पिताजी, फिर हम लगाएंगे निर्देशक चिन्ह। आज से तुम्हें अपनी पढ़ाई आरंभ कर लेनी चाहिए।
अब हम करेंगे विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांशों के विषय में कोई सूचना, निर्देश आदि देने के लिए होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह ही होता है। जैसे अध्यापक के कार्य निम्नलिखित हैं: पढ़ाना, लिखाना, समझाना आदि। भाषा के दो प्रकार हैं, लिखित और मौखिक। अब हम करेंगे उद्धरण चिन्ह। इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इकहरा अवतरण चिन्ह, नंबर 2 दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम में, पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नामों में और सूक्तियों या कहावतों में किया जाता है। जैसे रामचरितमानस, महाभारत, सूरदास आदि। दोहरा अवतरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कहे हुए कथनों को ज्यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है। जैसे लक्षित ने अपूर्व से कहा, मैं आज देहरादून जाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब हम करेंगे योजक चिन्ह। इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे सुख दुख, भूखा प्यासा, स्त्री पुरुष, माता पिता। अब हम करेंगे कोष्टक। इसका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए, क्रमसूचक अंकों एवं अक्षरों को शब्द से अलग व्यक्त करने के लिए तथा नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोष्टक में लिखी सामग्री मुख्य वाक्य का अंश नहीं होती। जैसे माँ कोष्टक में लिखा मुस्कुराते हुए, कोष्टक बंद, मैं तुम्हारी सारी शैतानियाँ जानती हूँ। इसी तरह से निरंतर कोष्टक में लगातार परिश्रम करने से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। अब हम करेंगे लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाघव का अर्थ होता है छोटा। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर उसके आगे शून्य या लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे प्रोफेसर, इसका हम पहला अक्षर प्रो लिखकर हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से डॉक्टर, डॉ लिख के हम आगे लाघव चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह पंडित, इसी तरह से हम बहुत सारे शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम करेंगे हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब हम वाक्य में कुछ लिखना भूल जाते हैं उस समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह का आकार हंस पक्षी के पैर जैसा होता है, इसलिए इसे हंसपद चिन्ह कहा जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। आपने देखा यहाँ पर हम नेहरू लिखना भूल गए हैं, तो हम यहाँ पर चाचा के बाद हंसपद चिन्ह लगाते हुए नेहरू लिख देंगे। इसी तरह से खनिज पदार्थ में मुख्य है। अब यहाँ पर हम फिर शब्द भूल गए हैं, तो हम बीच में हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हुए लोहा लिख देंगे, तो हमारा वाक्य हो जाएगा, खनिज पदार्थ में लोहा मुख्य है। विस्तार चिन्ह, आरती या गीत को आगे बढ़ाते समय लाइनों को बार बार लिखा जाता है, रिपीट किया जाता है। जब उसे लिखा जाता है तब उस स्थान पर विस्तार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम जय जगदीश हरे, इसके बाद हम विस्तार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम होंगे कामयाब, इसके बाद विस्तार चिन्ह। तो बच्चों, आपने आज जाना कि किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।